हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन कैसे करते हैं, आज हम इन सब को जो है इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। हमने ठीक इसके पहले वीडियो में सीखा था कि प्रतिरोधों को कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये हमने सीखा था। ठीक, आज ठीक उसी के आगे हम लोग सीखेंगे कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन कैसे करते हैं। तो देखा जाए, ये आपका समांतर क्रम संयोजन है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्रतिरोध R1 है और मेरे पास दूसरा प्रतिरोध R2 है और मेरे पास तीसरा प्रतिरोध R3, राइट। इन प्रतिरोधों के ठीक पहला वाला सिरा, इन प्रतिरोधों के ठीक जो पहला वाला सिरा होता है उसे हम लोग, मतलब इन प्रतिरोधों के ठीक आगे वाला सिरा, इन प्रतिरोधों के ठीक आगे वाले सिरे को हम लोग कहते हैं कि इन प्रतिरोधों का पहला सिरा, राइट। यानी कि यह R1 का पहला सिरा है, यह R2 का पहला सिरा है और यह R3 का पहला सिरा है, राइट। कोई दिक्कत? ओके। और प्रतिरोधों के ठीक बाद वाला जो बिंदु होता है, जो सिरा होता है, उसे हम लोग कहते हैं कि प्रतिरोधों का दूसरा सिरा, प्रतिरोधों का दूसरा सिरा। प्रतिरोधों के ठीक बाद वाले सिरे को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधों का दूसरा सिरा। ये R1 का दूसरा सिरा है, ये R2 का दूसरा सिरा है, ये R3 का तीसरा सिरा है, राइट। यदि हम कई प्रतिरोधों के उसके पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़ दें, ये हमने जोड़ दिया। मान लेते हैं कि यह बिंदु A है और R2 के पहले सिरे को हम A से जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया, और R3 के पहले सिरे को हमने A से जोड़ दिया ना। और प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दें, हमने R1 के दूसरे सिरे को B से जोड़ दिया और R2 के दूसरे सिरे को B से जोड़ दिया, हमने R3 के दूसरे सिरे को B से जोड़ दिया। तो यही संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। यदि कई प्रतिरोधों के, है ना, यदि कई प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़ दें, दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दें, तो यह संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। ध्यान दीजिए, यदि दो या दो से अधिक या कई प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़ दें, दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दें, तो यह संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। ओके ओके। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इन प्रतिरोधों में धारा बहे। तो धारा बहाने के लिए हम जो है एक सेल अथवा एक बैटरी को जोड़ते हैं। बैटरी का काम क्या है, मैंने आपको बताया था। बैटरी अथवा सेल का काम यह होता है कि चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर पैदा करना। ओके, बैटरी अथवा सेल का सिर्फ यही वर्क है बेटा कि चालक के दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर पैदा करना। और जब विभवांतर पैदा होगा तभी आवेश बहेगा, तभी आवेश चलेगा, और जब आवेश चलेगा तभी धारा फ्लो करेगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आवेश के चलने की दर को, आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब तक आवेश नहीं चलेगा तब तक धारा हमें नहीं प्राप्त होगा, तब तक धारा नहीं बहेगी। तो धारा को, सॉरी, आवेश को चलने के लिए, आवेश को चलने के लिए विभवांतर होना अति आवश्यक है। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस नो चार्ज कैन मूव। इफ नो चार्ज कैन मूव तो नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो बेटा, नो करंट फ्लो। ठीक,
तो अब हम चाहते हैं कि इन प्रतिरोधों में धारा फ्लो करे, तो जब धारा फ्लो करेगा तो धारा फ्लो करने के लिए हम जो है इन प्रतिरोधों को एक बैटरी से जोड़ेंगे। हम यहाँ पर जोड़ेंगे इसको, हमने इसको यहां से बेटा जोड़ दिया। ये आपका बैटरी है ना, ये हमने जोड़ दिया। ठीक, यहां पर एक हम कुंजी लगा देते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर परिपथ को बंद कर दें और परिपथ को ओपन कर दें, है ना। आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर, है ना, ये के कुंजी। ये बड़ी प्लेट, बैटरी का जो बड़ी वाली प्लेट होती है वह पॉजिटिव होती है, और है ना, और छोटी प्लेट निगेटिव होती है। बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से धारा बहना शुरू होता है कब? जब ये परिपथ कंप्लीट हो जाता है। आप थोड़ा ध्यान देंगे, अभी यहां पर परिपथ कंप्लीट नहीं है, परिपथ खुला हुआ है, यानी कि परिपथ खुला है, और जब परिपथ खुला है तो कोई धारा नहीं बहेगी। क्यों? क्योंकि ये सर्किट जो है वो ओपन है, ब्रेक है, यहां से क्या है, ब्रेक है, खुला हुआ। जैसे हम इस कुंजी के को यहां पर टच करते हैं, दबाते हैं, तुरंत हमारा ये परिपथ कंप्लीट हो जाता है, और जैसे परिपथ कंप्लीट होता है तुरंत तुरंत बेटा, तुरंत जो है धारा यहां पॉजिटिव प्लेट, बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से चलना शुरू कर देता है। आप थोड़ा ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर रास्ते नहीं बदले, खास बात मैंने इसके पहले वीडियो में आपको दो खास बात बताया था कि अगर रास्ता नहीं बदला तो धारा नहीं बदलती है, धारा नियत रहती है, धारा नियत रहती है, धारा में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे ये एक रास्ता है, इस रास्ते में केवल आई ही चलेगा, यानी कि आई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहीं से रास्ते बदल जाएं, तीन रास्ता हो जाए, तब धारा का मान बदल जाता है, तब धारा का मान बदल जाता है। ऐसी ही कुछ घटना यहां पर होने वाली है। देखिए, जैसे ये धारा ए बिंदु पर पहुंचता है तो यहां से अब तीन रास्ते खुल जाते हैं, एक रास्ता R1 की तरफ, एक रास्ता R2 की तरफ, और एक रास्ता R3 की तरफ। लेकिन जैसे ये आई यहां पर पहुंचेगा, ये आई तीन भागों में बंट जाता है ना। जब रास्ते अलग अलग होंगे तो धारा अलग अलग होगा। मैंने आपको खास बात इसके पिछले वीडियो में बताया था कि यदि रास्ता नहीं बदलेगा, यदि रास्ता नहीं बदलता है तो धारा नहीं बदलती है, धारा वही आई सेम हर जगह चलेगा। बट अगर रास्ते डिफरेंट हो जाते हैं, रास्ते कट हो जाते हैं, तब धारा भी कट हो जाता है, तब ये आई धारा कई भागों में, जय रास्ते होंगे तय भागों में बंट जाएगा, राइट। तो अब ये धारा जो है आई तीन भागों में बंट जाता है ना। R1 प्रतिरोध से होते हुए I1 धारा जा करके यहां पे आ जाएगा, है ना, ऐसे ही, राइट। और R2 प्रतिरोध में I2 धारा होते हुए ऐसे यहां पर पहुंचेगा, राइट। और I3 धारा R3 प्रतिरोध से होते हुए यहां पर पहुंचेगा, राइट। अच्छा, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ, R1 प्रतिरोध में धारा I1 बहेगा, R2 प्रतिरोध में धारा, है ना, R2 प्रतिरोध में धारा I2 बहेगा, और R3 प्रतिरोध में धारा I3 बहेगा। लेकिन जैसे ये तीनों धाराएं I1, I2, I3 जैसे बिंदु A पर पहुंचते हैं तो फिर तीनों मिल करके I हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो धारा I तीन भागों में, जैसे I धारा A बिंदु पर पहुंचा था, यही तो धारा I तीन भागों में बटा है। तो हम लोग यहां पर बड़े आसानी से लिख सकते थे कि I1 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। बेटा इसका काम है, और हम इसको लिखेंगे इसमें, है ना, इसका यहाँ पे काम है बेटा, यहाँ पे इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। ठीक, ये आपका तरीका है। अच्छा,
अब रही बात, तो धारा के मतलब धारा के लिए तो बात स्पष्ट हो गई कि ये धारा का मान तीनों रास्तों में अलग अलग चले जाएंगे, बट यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3। अब रही बात विभवांतर की। दूसरा, मैंने आपसे बताया था पिछले वीडियो में कि यदि पॉइंट नहीं बदलते, यदि पॉइंट नहीं बदलेगा, यदि पॉइंट नहीं बदलेगा, पॉइंट सेम रहेगा, तो विभवांतर नहीं बदलता, विभवांतर नियत होता है ना। देखिए यहां पर R1, R2, R3 का पहला सिरा A से जुड़ा हुआ है और इसका दूसरा सिरा बिंदु B से जुड़ा है। यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो पहला पॉइंट R1, R2, R3 का है ना, जो पहला पॉइंट R1 का है वही पहला पॉइंट R2 का है, वही पहला पॉइंट R3 का है। और जो दूसरा पॉइंट R1 का है वही दूसरा पॉइंट R2 का है, वही दूसरा पॉइंट R3 का है। यानी कि तीनों प्रतिरोधों के पॉइंट में बिंदु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नियत है। और जब नियत है तो तीनों का विभवांतर भी सेम रहेगा ना। ओके बेटा, ध्यान देना, पिछले वीडियो में आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, मैंने वहां बेटा दो खास बात आपको बताई थी। क्या? यदि रास्ते नहीं बदलते हैं तो धारा का मान नहीं बदलता है, और यदि पॉइंट नहीं बदलते हैं, बिंदु नहीं चेंज होते हैं, तो विभवांतर भी नहीं चेंज होगा, विभवांतर भी नहीं बदलेगा। हमने यहां पे देखा पॉइंट तो बदल गए तो धारा का मान तो बदल गया। यहां देखिए तीन रास्ते I1, I2, I3, अब ये तीन भागों में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें विभवांतर की तो R1, R2, R3 का तीनों का सिर्फ एक ही पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट इनका B है। यानी कि तीनों के पॉइंट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों का विभवांतर सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका भी हो जाएगा। जो विभवांतर, जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होगा वही इसके अक्रॉस हो जाएगा, यही इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि तीनों का विभवांतर सेम सेम सेम। क्यों? क्योंकि तीनों के पॉइंट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो पॉइंट पहला वाला R1 का है वही पॉइंट R2 का है, वही पॉइंट R3 का है। दूसरा वाला पॉइंट जो R1 का है वही R2 का भी है और वही R3 का भी है। ओके, अच्छा, अब हम देखें इस है ना, इस बैटरी के बी के विभवांतर को ये तीनों लोग झेल रहे हैं। अगर हम R1, R2, R3 को निकाल करके या इसके स्थान पे हम केवल एक प्रतिरोध लगा दें ना, और इसको बैटरी से जोड़ दें, हमने इसको जोड़ दिया, यहां पे मान लीजिए कुंजी लगा दिया, हमने इसको जोड़ दिया है ना, ये कुंजी आपका है, राइट। तो इसका प्रतिरोध R, देखिए ये R प्रतिरोध जो है इस R1, R2, R3 के स्थान पे है। यानी कि ये तीनों प्रतिरोध मिल करके जो काम करेंगे वही काम ये R अकेले करेगा। और जब R अकेले करेगा तो अब हम इस R को कह सकते हैं R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध है भाई। जो काम R1, R2, R3 तीनों मिल करके कर रहे हैं वही काम ये R अकेले कर रहा है। तो जब यही काम R अकेले कर रहा है तो अब हम इस R को कहेंगे R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं तुल्य प्रतिरोध, और इसका भी विभवांतर सेम। और यहां से अगर I धारा फ्लो करेगी तो वही धारा यहां पर I फ्लो करेगी R तुल्य में। ठीक, अच्छा, और यह आपका बैटरी है, ये आपका। चलिए अब हम यहां पर जो है
हम लोग जो है यहाँ पर ओम के नियम का सहारा लेंगे, सारी चीज ओम के नियम के अनुसार चलेगा। तो देखा जाए ओम के नियम के अनुसार, ओम के, अच्छा तो इसको पहले हम लिख दें। यदि कई प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ दें, दूसरे बिंदु से जोड़ दें, तो यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, राइट। ये समांतर क्रम संयोजन का डेफिनेशन या डेफिनेशन हमें याद नहीं करना है, हमें केवल जो है कॉन्सेप्ट पर जो है सारा चीज हमको देखना है, लिखना है। आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, हो गया, ओके, हटा दो बेटा। चलिए अब हम जो है यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध के लिए ओम के नियम का फॉलो करेंगे, ओम के नियम को लगाएंगे ना। चलिए ओम के नियम से, ओम के नियम से R1 प्रतिरोध के लिए, R1 के लिए तो ओम के नियम से क्या होगा, क्योंकि देखिए इसका प्रतिरोध R1, धारा I1 और विभवांतर V, हो जाएगा V बराबर I1 इंटू R1। दिस इंप्लाइज दैट, हम लोग यहां से I1 का मान निकालेंगे तो I1 बराबर हो जाएगा, देखिए ये देखिए यहाँ पे R1 क्या है, गुणे में है। जब ये R1 बराबर के बाईं तरफ जाएगा तो गुणे वाली चीज बटे में हो जाती है, तो I1 बराबर हो जाएगा V अपान R1, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार R2 के लिए, इसके लिए इसका प्रतिरोध R2, धारा I2 और विभवांतर V, तो हो जाएगा V बराबर I2R2। दिस इंप्लाई दैट I2 बराबर हो जाएगा V अपान R2, समीकरण नंबर 2। ओके, ओके, अच्छा इसी प्रकार R3 प्रतिरोध के लिए, V बराबर, देखा जाए इसका प्रतिरोध R3, इसमें धारा I3 और इसका विभवांतर V, तो हो जाएगा ओम के नियम से V बराबर I3R3। दिस इंप्लाई दैट I3 बराबर हो जाएगा V अपान R3, समीकरण नंबर 3। अब हम इसकी बात कर लें, इसका प्रतिरोध R, धारा I और विभवांतर V, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम के नियम से R तुल्य बराबर हो जाएगा, R तुल्य के लिए हो जाएगा V बराबर I R तुल्य। अब हम यहां से जो है दिस इंप्लाई दैट, हम लोग यहां से I का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा V अपान R
तुल्य, V अपान R तुल्य। समीकरण नंबर 4। यदि हम यहां ध्यान से देखें तो ये I जो धारा है वो 3 भागों में बट गया है, I1, I2, I3 ना। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर बेटा लिख सकते हैं I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण नंबर 5। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बेटा, अब चूंकि हमारे पास जगह तो है नहीं, इसलिए आप इसको पहले नोट करिए और फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, हो गया, हो गया बेटा, चला जाए, है ना। मिटा दे इसको। अच्छा, देखा जाए। अब देखिए, अब समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 से I1 का मान, I2 का मान, I3 का मान और I का मान समीकरण नंबर 5 में रखेंगे और उसको हल करेंगे तो हमें कुछ संबंध प्राप्त होगा, है ना। देखा, लिखेंगे समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 से I1, I2, I3, है ना, I का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, तो चूंकि हमारे समीकरण नंबर 5 है वो है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। देखा जाए, यहां से I बराबर है V अपान R तुल्य, तो अब हम यहां पर I के स्थान पे रखेंगे V अपान R तुल्य ना। लिखते हैं V अपान R तुल्य बराबर I1 का मान हमको यहाँ पे रखना है, हमें इस समीकरण में I1 के मान को रखना है। तो हम लोग अगर यहाँ देखें तो I1 का मान है V अपान R1, तो अब हम लोग जो है I1 के स्थान पे लिख सकते हैं V अपान R1 प्लस I2 का मान है V अपान R2, तो हम लोग जो है I2 के स्थान पे लिख सकते हैं V अपान R2 प्लस I3 का मान दिया गया है V अपान R3, तो जहां पे I3 है हम लोग वहां पे लिख सकते हैं V अपान R3। ओके, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई समस्या तो नहीं। ओके, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल बेटा, बहुत सिंपल है, एकदम हलवा है, जान लीजिए बिल्कुल हलवा सलवा है। देखा जाए, अब हम लोग अगर देखें ध्यान से तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि इसमें से V कॉमन हो जाएगा, है ना। तो हम लोग जो है यहाँ से V अपान R तुल्य लिखेंगे और हम लोग यहाँ से V को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये B से B कैंसिल हो जाएगा और आपका यहां पर आ जाएगा R तुल्य बराबर हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यह एक हमको संबंध प्राप्त हो गया। तो हम लोग अगर यहां ध्यान से देखें कि जो कई प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, उन सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। भैया आप देख सकते हैं ये R तुल्य क्या है, R तुल्य जो है उन सभी जो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं उन सबका R तुल्य क्या है, R तुल्य प्रतिरोध है। R क्या है, R जो है उन सबका तुल्य प्रतिरोध है। तो उन सभी समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन सभी
प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो हम लोग जो है इस पॉइंट को यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं। ओके, बिठा दे बेटा, हो गया, देखा जाए। तो अब हम जो है इसको इस बात को यहां पर लिखेंगे, यदि कई प्रतिरोध यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो उन सबका तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता। ओके, अच्छा। तो ये हमारा समांतर क्रम में संयोजन, यानी कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन का जो टॉपिक है वह आज यहाँ पर समाप्त होता है। और आज हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब इन से संबंधित जो है जो परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं उसको हम जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जो है आप लोग जो है हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना।